हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सबका। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पे चलने वाले हैं और जर्नी डीप इनसाइड द एटम। हम एटम्स चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे और हाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से। तो रेडी हो जाइए। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एटम की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उस गेम चेंजिंग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, फिर उससे जो नया मॉडल बना उस मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स थी और आखिर में कैसे नील्स बोर ने आकर सारा पजल सॉल्व कर दिया। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 शुरू करते हैं। एटम को आखिर समझना शुरू कहाँ से किया गया। सबसे पहला मॉडल किसने दिया? इसका क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। उस टाइम पर साइंटिस्ट के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था। उन्हें ये तो पता था कि एटम में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी पता था कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होना ही चाहिए। पर असली मिस्ट्री ये थी कि ये सब अरेंज कैसे है। तो 1898 में जे थॉमसन ने एक बहुत ही सिंपल मॉडल प्रपोज किया। इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है वाटरमेलन मॉडल। सोचो, एक तरबूज है, जो लाल हिस्सा है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है और जो काली बीज हैं वो उसके अंदर फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल है ना? थॉमसन का मॉडल सिंपल तो था, पर क्या वो सही था? इसका जवाब मिला अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने एटम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक तरफ है रेडियो एक्टिव सोर्स जो हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता है। बीच में है सोने की एक बहुत ही पतली सी पत्ती, अ थिन गोल्ड फॉयल, और उसके चारों तरफ एक डिटेक्टर स्क्रीन है, ये देखने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स फॉयल से टकराने के बाद जाते कहाँ हैं। प्रोसेस बहुत सीधा सा था। स्टेप 1, अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम फायर करो। स्टेप 2, उसे उस पतली सी गोल्ड फॉयल पर एम करो। और स्टेप 3, डिटेक्टर्स से उनका रास्ता ऑब्जर्व करो। सुनने में आसान लगता है, पर इसके रिजल्ट्स ने सबका माइंड ब्लो कर दिया। अब देखो, थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज तो पूरी तरह फैला हुआ था, अ वेरी थिन स्प्रेड। तो उम्मीद ये थी कि भारी भरकम अल्फा पार्टिकल्स उस पतली सी फॉयल से बिना रुके सीधे निकल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हल्का सा मुड़ जाएंगे बस। लेकिन जो सच में हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ज्यादातर पार्टिकल्स तो आराम से सीधे निकल गए, पर कुछ अजीबो-गरीब एंगल्स पर मुड़ गए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कुछ तो सीधा टकरा कर वापस आ गए, जैसे किसी सॉलिड चीज से टकरा गए हों। अब इस स्लाइड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये नंबर है। हर 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। ये बहुत रेयर इवेंट था, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि एटम के अंदर कुछ बहुत ही छोटा, बहुत ही डेंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो इतनी जोरदार टक्कर दे सकता है। और इन्हीं शॉकिंग रिजल्ट्स के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक नया मॉडल प्रपोज किया। ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिसे आज हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम कहते हैं। तो चलो दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज और मास पूरे एटम में फैला हुआ है, पर रदरफोर्ड ने कहा नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सबसे जरूरी बात यह है, रदरफोर्ड ने बताया कि एक एटम का 99.9% से ज्यादा हिस्सा खाली है। सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटू से न्यूक्लियस में बंद है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। और ये इमेज आसानी से समझाती है कि डिफ्लेक्शन क्यों हुआ।
ये जो बी आप देख रहे हैं, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। आसान भाषा में ये पार्टिकल के रास्ते की न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर दूरी है। अगर पार्टिकल दूर से गुजरा यानी बी बड़ा था तो वो सीधा निकल गया। अगर वो बहुत पास से गुजरा यानी बी छोटा था तो पॉजिटिव न्यूक्लियस ने उसको जोर से रिपेल किया और वो मुड़ गया, और जो बिल्कुल हेड ऑन कलिजन के लिए जा रहा था वो सीधा वापस आ गया। रदरफोर्ड्स का मॉडल फिजिक्स की एक बहुत बड़ी जीत थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस मॉडल में भी दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पिक्चर अभी बाकी थी। प्रॉब्लम नंबर 1, एटम्स स्टेबल क्यों हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, और याद रखो ऑर्बिट में डायरेक्शन बदलना भी एक्सेलरेशन ही है, तो उसे एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। इस रूल के हिसाब से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी लूज करनी चाहिए और एक स्पाइरल बनाकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। पर हम जानते हैं कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं, तो ऐसा होता क्यों नहीं? और दूसरी प्रॉब्लम थी लाइन स्पेक्ट्रम की। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करता हुआ अंदर आएगा तो उसे हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करनी चाहिए, यानी हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक रेनबो जैसा कुछ दिखना चाहिए। पर जब हम असल में गर्म हाइड्रोजन गैस से निकलती हुई लाइट को देखते हैं तो हमें सिर्फ कुछ फिक्स्ड स्पेसिफिक कलर्स की लाइंस दिखती हैं। ऐसा क्यों? इन दोनों पहेलियों का जवाब लेकर आए डैनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को साइड में रखने का फैसला किया और एक रैडिकल सोच को अपनाया, क्वांटम थ्योरी के आइडियाज। बोर ने 3 सिंपल रूल्स दिए जिनको हम उनके पोस्टुलेट्स कहते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ स्पेशल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में हैं वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये ऑर्बिट्स स्पेशल क्यों हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसमें आखिरकार एक मैथमेटिकल कंडीशन लगा दी कि कौन से ऑर्बिट्स अलाउड हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी एमिट करता है जब वो एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, और ऐसा वो एक फोटॉन एमिट करके करता है जिसकी एनर्जी उन 2 ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। तो यहाँ एक नया शब्द आ गया, क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इमेजिन करो आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। आप पहले स्टेप पर हो सकते हो, या दूसरे पर, या तीसरे पर। आप स्टेप्स के बीच में हवा में नहीं लटक सकते। बस यही है क्वांटाइजेशन। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम सिर्फ कुछ फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकती हैं, जैसे कि सीढ़ी के स्टेप्स, और बीच के कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं। तो इन 3 रूल्स के साथ चलो देखते हैं कि कैसे बोर ने आखिरकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का राज खोला और इस पजल को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। हाइड्रोजन के इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देखो। हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक अलाउड एनर्जी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, मानो n=3 से नीचे लोअर लेवल जैसे n=2 पर जंप करता है तो वो एक फोटॉन छोड़ता है। इस फोटॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिसका मतलब है उसका कलर भी फिक्स्ड होता है, और यही हमें स्पेक्ट्रम में एक सिंगल ब्राइट लाइन की तरह दिखता है। हर पॉसिबल जंप एक अलग लाइन बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद रखने हैं। सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल n=1, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये एटम की सबसे स्टेबल स्टेट होती है। इस ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह एटम से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो चलो पूरे सफ़र को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आया थॉमसन का तरबूज मॉडल, फिर हुआ रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसने हमें दिया न्यूक्लियर मॉडल, एक छोटा सा न्यूक्लियस और बहुत सारी खाली जगह। पर उस मॉडल में स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम्स थीं। और आखिर में आए बोर, जिन्होंने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाकर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन क्या एटम की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से बोर के मॉडल के बाद क्या नए चैलेंजेस आए होंगे, ये सोचेंगे अगली बार। तब तक पढ़ते रहिए।